नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था महाजनपद काल। आज हम जो इंडिया की जो डायनेस्टीज मानी जाती हैं, साम्राज्य, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी, जो वंश माना जाता है, मौर्य वंश माना जाता है। तो आज हम उसकी स्टडी करेंगे, मौर्य वंश की। देखिए दोस्तों, रीट जो पात्रता परीक्षा है एसएसटी, उसमें मौर्य वंश के बाद हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। तो एसएसटी वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मौर्य वंश। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन से बौद्ध ग्रंथों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? दो बौद्ध ग्रंथ माने जाते हैं, दीपवंश और महावंश। इन दो बौद्ध ग्रंथों से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और याद रखना दोस्तों, इन दोनों ग्रंथों की जो रचना है वो कहाँ हुई थी? श्रीलंका में। दोनों की रचना श्रीलंका में हुई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मौर्य वंश की जानकारी देने वाले जैन ग्रंथ कौन से हैं? जो मौर्य वंश की जानकारी देने वाले जैन ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? परिशिष्ट पर्व और कल्पसूत्र। परिशिष्ट पर्व और कल्पसूत्र ये ऐसे दो ग्रंथ हैं जो मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। और कौन से धर्म के जैन ये ग्रंथ हैं? जैन धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें परिशिष्ट जो पर्व है, इसके रचनाकार तो कौन माने जाते हैं? हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व की रचना करने वाले कौन थे? हेमचंद्र। और कल्पसूत्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? भद्रबाहु। याद रखना आपको, परिशिष्ट पर्व के रचनाकार हेमचंद्र और कल्पसूत्र के रचनाकार माने जाते हैं भद्रबाहु। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज कब व किसने की? जो अशोक के अभिलेख थे, उनकी खोज सर्वप्रथम कब व किसने की थी? देखिए दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी खोज करने वाले थे टी पेनथेलर थे। और कब हुई थी? 1750 में। 1750 में खोज हुई थी इनकी। और करने वाले खोज कौन थे? टी पेनथेलर नाम के विद्वान थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अशोक की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसमें यहाँ पर आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। इसमें अगर ईयर पूछे आपको कब पढ़ा था, तो आपको करना है 1837, 1837 में पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। कई जगह 1838 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आपको याद रखना है 1837। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों या ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अशोक के अभिलेख कौन सी लिपियों में लिखे गए हैं? जो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख हैं कौन सी लिपियों में मिलते हैं हमें? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। ये 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख हमें मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। यूनानी लिपि को ग्रीक लिपि भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण अशोक के अभिलेख कौन से हैं? जो खरोष्टी लिपि है उसमें उत्कीर्ण अशोक के अभिलेख कौन से माने जाते हैं? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण 2 अभिलेख मिलते हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र लेखक कौन है? जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं उनमें उल्लेखित एकमात्र लेखक कौन माने जाते हैं? चापड़। याद रखना दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में जो एकमात्र लेखक का उल्लेख किया गया है उसका नाम हमें मिलता है चापड़। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अशोक के अलावा और कौन से मौर्य वंशीय शासक ने दस देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछ रहे हैं कि अशोक के अलावा किस मौर्य शासक ने देव नाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किया था? देव नाम प्रिय भी लिखा हुआ मिल सकता है या देव नाम प्रिय भी होता है।
तो इस उपाधि का प्रयोग अशोक के अलावा कौन से मौर्य शासक ने किया था? दशरथ ने। एक तो अशोक ने और एक दशरथ ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? देव नाम पिए की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ से अशोक के 2 वृहत शिलालेख प्राप्त हुए हैं। एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ से अशोक के 2 वृहत शिलालेख मिलते हैं? तो अशोक के 2 वृहत शिलालेख एकमात्र कौन से राज्य से प्राप्त होते हैं? उड़ीसा से। यहाँ से 2 वृहत शिलालेख मिलते हैं और किसी भी राज्य से 2 वृहत शिलालेख नहीं मिलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन से विद्वान ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था? कौन सा विद्वान था जिसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था? वो था मेगस्थनीज। इनकी जो पुस्तक मिलती है इंडिका, इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है। मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, इसी पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय कौन से होते थे? जो मौर्य साम्राज्य था उसमें जो न्याय व्यवस्था थी उसको देखने वाले 2 प्रकार के जो कोर्ट थे या न्यायालय थे वो कौन से थे? देखिए दोस्तों, पहला जो न्यायालय होता था वो धर्मस्थ न्याय और दूसरा होता था कंटक शोधन। एक न्यायालय धर्मस्थ न्याय और दूसरा होता था कंटक शोधन। ये 2 प्रकार के न्यायालय होते थे मौर्य साम्राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग का अधिकारी क्या कहलाता था? जो मौर्य साम्राज्य था उसमें राजस्व विभाग का जो अध्यक्ष या अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? समाहर्ता। समाहर्ता का काम था राजस्व विभाग को संभालना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में स्थानीय इकाई कितने गांवों का समूह होता था? देखिए दोस्तों, 800 गांव होते थे, उनका जो समूह होता था उसको स्थानीय कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में जो 800 गांव होते थे, इन गांवों का जो समूह होता था उसको स्थानीय कहा जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मौर्य काल में संस्था व संचारा कौन होते थे? जो मौर्य काल था उसमें संस्था व संचारा ये क्या थे? ये गुप्तचर होते थे दोस्तों, संस्था और संचारा। अब इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि संस्था और संचारा में फ़र्क क्या था? कि जो संस्था गुप्तचर होता था वो स्थायी एक जगह रहता था, याद रखना है, ये स्थायी गुप्तचर होता था। जबकि जो संचारा गुप्तचर होता था वो भ्रमणशील गुप्तचर होता था। भ्रमणशील का मतलब वो एक जगह स्थायी नहीं रहता था, वो घूमता रहता था और गुप्त सूचनाएं इकट्ठी किया करता था। जो 2 प्रकार के मौर्य काल में गुप्तचर होते थे, संस्था और संचारा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? जो अर्थशास्त्र है उसमें कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र का लेखक कौन माना जाता है? कौटिल्य। कौटिल्य। और इन कौटिल्य का दूसरा नाम भी याद रखना आपको, विष्णुगुप्त। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इस अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य काल में कितने प्रकार के करों का उल्लेख है? 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मौर्य काल में उपवास किसे कहा जाता था? जो मौर्य काल था उसमें उपवास का मतलब क्या होता था? काश्तकार। काश्तकार को मौर्य काल में क्या संज्ञा दी गई थी? उपवास की संज्ञा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मौर्य काल में सैन्य छावनियों को क्या कहा जाता था? गुल्म। जो मौर्य काल था उसमें सैन्य छावनियों को गुल्म कहा जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शल्य चिकित्सा प्रक्रिया से जन्म लेने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? जो शल्य चिकित्सा होती है जिसको हम सामान्य भाषा में ऑपरेशन बोलते हैं या सिजेरियन भी बोलते हैं, या सिजेरियन तकनीक से ऑपरेशन से शल्य चिकित्सा से जन्म लेने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार था शल्य चिकित्सा से जन्म लेने वाला प्रथम भारतीय शासक। और ये बिंदुसार
चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन संत के साथ दक्षिण भारत गए थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस जैन संत के साथ दक्षिण भारत में गए थे? वो गए थे भद्रबाहु के साथ। इस प्रश्न की हम व्याख्या करते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गए थे दक्षिण भारत में? एक जगह है कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये कौन से स्टेट में है? कर्नाटक स्टेट में है श्रवणबेलगोला। वहाँ पर गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। किस जैन संत के साथ? भद्रबाहु के साथ। अच्छा, वहाँ पर क्या किया था इन्होंने? जो जैन धर्म में जो शरीर का त्याग किया जाता है उपवास द्वारा, उस विधि के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? संलेखना कहा जाता है जैन धर्म में। उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, उसके द्वारा उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। कौन से मौर्य शासक ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपके कम से कम 4-5 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मौर्य काल में सिंचाई कर क्या कहलाता था? जो मौर्य काल था उसमें जो सिंचाई पर लगने वाला जो टैक्स या जो कर होता था उसको क्या संज्ञा दी गई थी? उदक भाग। क्या कहा जाता था सिंचाई कर को? उदक भाग कहा जाता था। मौर्य काल में नगद कर को क्या कहा जाता था? जो मौर्य काल था उसमें नगद कर को क्या कहा जाता था? हिरण्य। मौर्य काल में नगद कर को हिरण्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की पुस्तक है, वो कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो अर्थशास्त्र का विभाजन 15 अधिकरणों में किया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका शासनकाल, जो टाइम ड्यूरेशन था इनके एम्पायर का, वो बताना है। तो वो था दोस्तों 322 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। किसका शासनकाल? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। तो हम बात करें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में, तो वो शुरू होता है 322 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 298 ईसा पूर्व तक रहता है। 322 से 298 ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन की हम डिटेल में व्याख्या करते हैं कि जो मौर्य वंश था उसका संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कब स्थापना की थी? 322 ईसा पूर्व में। याद रखना है कि जो मौर्य डायनेस्टी है उसकी स्थापना कब होती है? 322 ईसा पूर्व में। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासक बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार। फिर जो बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण जिसको शासक माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं अशोक, वो शासक बनते हैं बिंदुसार के पुत्र। तो 3 महत्वपूर्ण जो रूलर्स याद रखने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनका पुत्र बनता है अशोक। ये 3 शासक थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरह किसने कहा था? जो चंद्रगुप्त की जो सेना थी उसको सेना उसको डाकुओं का गिरोह है किसने कहा था? वो कहा था जस्टिन ने। किसने कहा था? जस्टिन नाम के एक विद्वान था, यूरोपीय विद्वान, विदेशी विद्वान कह सकते हैं। उसने क्या कहा था? चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह है कहा था। चलिए दोस्तों आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम और अंतर्राष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना। देखिए दोस्तों
जो सेल्यूकस था वो इंडिया पर अटैक करता है 305 ईसा पूर्व में। इस हमले के बाद क्या होता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं। कब की बात है, 305 ईसा पूर्व की बात है, याद रखना है दोस्तों। तो इसमें हारने के बाद सेल्यूकस अपनी पुत्री, उसका नाम था हेलना, हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। तो ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य व हेलना का विवाह है। हेलना किसकी पुत्र थी, सेल्यूकस निकेटर की। कब हमला किया था सेल्यूकस ने भारत पर, 305 ईसा पूर्व में। तो ये थे दोस्तों मौर्य डायनेस्टी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी 25 प्रश्नों की हमने अच्छे से व्याख्या की है, तो आपके कम से कम 50 प्रश्न यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा मौर्य डायनेस्टी पर पार्ट 2 लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। पार्ट 2 होगा मौर्य डायनेस्टी का, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त डायनेस्टी। तो वीडियो कैसे लगते हैं दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।